सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, किसी भी समस्या या विवाद को सुलझाने में प्रमाण या गवाह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर गवाह मौजूद हो तो न्याय करना बहुत ही सरल हो जाता है, लेकिन अगर कोई गवाह ना हो, कोई प्रमाण ना हो तो उचित निर्णय करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में सही को गलत और गलत को सही ठहरा दिया जाता है। लेकिन अगर न्यायकर्ता बुद्धिमान हो, उसके पास बुद्धि चातुर्य हो, तो वह गवाह के अभाव में भी न्याय करने में सक्षम हो जाता है। बच्चों, आज जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें न्यायकर्ता के बुद्धि कौशल को ही दिखाया गया है। वह गवाह के अभाव में अपने बुद्धि बल से एक विचित्र साक्षी का निर्माण करता है, यानी कि विचित्र गवाह का निर्माण करता है और न्याय करने में सफल हो जाता है। वह विचित्र साक्षी कौन है, क्या है, इसे बच्चों हम लोग जानेंगे। आज का जो पाठ है आपका शेमुशी भाग 2 का 8वां पाठ, जिसका नाम है विचित्रः साक्षी। तो चलिए पाठ में ही हम लोग समझते हैं कि वह विचित्र साक्षी कौन है। पहले हम लोग पाठ के प्रसंग को समझ लेते हैं। अयं पाठः ओम प्रकाश ठाकुर विरचित कथायाः संपादितः अंशः अस्ति। यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। यानी यह जो कथा है विचित्रः साक्षी, यह कहानी ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। इयं कथा वंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। यह कहानी बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए निर्णय पर आधारित है। न्यायकर्तारः सत्य असत्य निर्णयार्थं यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभिः प्रमाणं विना अपि न्यायः स्यात्। न्यायकर्ता लोग सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए जब कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिनके द्वारा प्रमाण के बिना भी, गवाह के बिना भी न्याय हो सके। अस्यां कथायाम् अपि न्यायाधीशेन तथैव मार्गः आचरितः। इस कथा में भी न्यायाधीश के द्वारा उसी मार्ग का अनुसरण किया गया है। तो चलिए इस कहानी में हम लोग देखते हैं। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान्। कोई निर्धन व्यक्ति, निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य, भूरि का अर्थ होता है बच्चों अत्यधिक, यानी कि बहुत अधिक परिश्रम करके, परिश्रम्य यहाँ पर लेप प्रत्यय है। कोई निर्धन व्यक्ति अत्यधिक परिश्रम करके किंचित यानी कि कुछ, वित्तम उपार्जितवान, धन कमाया यानी कि धन का उपार्जन किया। कोई गरीब व्यक्ति अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन का उपार्जन किया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। तेन वित्तेन उस धन के द्वारा, तेन वित्तेन यहाँ पर तृतीया विभक्ति एक वचन है। उस धन के द्वारा यानी कि उस गरीब व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके जो धन उपार्जित किया,
जो धन कमाया उस धन के द्वारा स्वपुत्रम अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हुआ। दापयितुम यानी कि दिलाने के लिए, यहाँ पर तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि उसे एक महाविद्यालय में उसका नामांकन करा दिया। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः समभूत। उसका पुत्र तत्तनयः, उसका पुत्र तत्रैव, तत्र एव यानी कि वहीं पर, छात्रावास में रहते हुए, निवसन रहते हुए अध्ययन में संलग्न हो गया, यानी कि उसका पुत्र वहीं छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने लगा। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। एक बार वह पिता यानी कि वह जो निर्धन व्यक्ति था, वह अपने पुत्र की तनुजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य यानी कि अपने पुत्र की बीमारी को सुनकर व्याकुल हो गया, व्याकुलो जातः, और पुत्र को देखने के लिए चल दिया। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः, द्रष्टुम देखने के लिए, यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है। परम अर्थकार्षेण पीडितः सा बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत। परम अर्थकार्षेण, यहाँ पर अगर संधि विच्छेद करेंगे तो होगा परम अर्थकार्षेण, यानी कि अर्थ कहा जाता है धन को, रुपये पैसे को, लेकिन रुपये पैसे की कमी के कारण, धन की कमी से पीड़ित वह व्यक्ति जो था, वह बस को छोड़कर, विहाया यहाँ पर लेप प्रत्यय है, इसका अर्थ हुआ छोड़कर, बस को छोड़कर पैदल ही, पदातिरेवा, पदाति ही जोड़ एवा, पैदल ही चल दिया। प्राचलत, पैदल क्यों चला? अर्थकार्षयेन, पैसे के कारण, है ना, पैसे के अभाव के कारण वह बस को छोड़कर पैदल ही चल दिया। पदातिक्रमेण संचलन सायं समये अपि असौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। और पैदल चलने के क्रम में शाम हो जाने के बाद तक, यानी कि शाम तक, समय अपि असौ, शाम हो जाने तक वह गंतव्य से दूर था, यानी कि वह अपने पुत्र के हॉस्टल में नहीं पहुंच पाया था, चूँकि वह पैदल जा रहा था और पैदल जाने में तो देर होती ही है, इसलिए चलते चलते शाम हो गई, लेकिन वह वहां तक पहुंच नहीं पाया। निशा अंधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः एवं विचार्य सा पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रिनिवासं कर्तुं कञ्चित् गृहस्थम् उपागतः। निशा अंधकारे यानी कि रात के अंधेरे में, प्रसृते रात के अंधेरे में यानी कि रात के फैले हुए अंधेरे में, विजने प्रदेशे सुनसान प्रदेश में, पद यात्रा ना शुभावः सुनसान प्रदेश में पैदल चलना, पद यात्रा पैदल चलना अच्छा नहीं है। रात में अंधेरा हो गया था और अंधेरे में सुनसान प्रदेश में पैदल चलना उचित नहीं है। एवं विचार्य, ऐसा सोचकर, ऐसा विचार करके, यहाँ पर लेप प्रत्यय है। सा पार्श्व स्थित ग्रामे, वह नज़दीक में ही यानी कि पास में स्थित गांव में रात्रि निवास करने के लिए सोचकर एक गृहस्थ के घर में चले गए। गांव में स्थित एक गृहस्थ के घर में वो चले गए। कर्तुम, रात्रि निवासम कर्तुम यानी कि रात बिताने के लिए, यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है। गृहस्थम उपागता, एक गृहस्थ के पास चले गए। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। करुणा परो यानी कि दयालु, गृही गृहस्थ, वह जो गृहस्थ था वह बहुत ही दयालु था, उसने उसे आश्रय दे दिया। तस्मै, तस्मै यानी कि उसको, उस अतिथि को,
वह जो निर्धन व्यक्ति था उसे आश्रय दे दिया। विचित्रा दैव गति ही। अब देखिए कि क्या हुआ। भाग्य की गति भी बहुत ही विचित्र है, बहुत ही विचित्र होती है। तस्याम एव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृह अभ्यंतरम प्रविष्टः। उसी रात्रि जब अतिथि वहाँ पर ठहरा था उस गृहस्थ के घर में, तस्याम एव रात्रौ, उसी रात्रि, तस्मिन् गृहे, उसके घर में, यानी कि उस गृहस्थ के घर में, कश्चन चौरः, कोई चोर घर के अंदर प्रवेश किया, प्रविष्टः। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायितः। और वहाँ पर स्थित, तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम, एक मंजूषा को, एक बक्से को लेकर, आदाय यानी कि लेकर, यहाँ पर लेप प्रत्यय है, और वह भाग गया, पलायितः। वह चोर उस घर में प्रवेश किया और वहाँ पर स्थित एक बक्से को लेकर भाग गया। चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथिः चौरशंकया तम अनु अधावत अगृह्णाच्च। और चोर की पैर की ध्वनि से, चौरस्य पाद ध्वनिना, यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, पैर की ध्वनि से प्रबुद्धो अतिथि, वह अतिथि जाग गया। उसके पैरों की आहट से वह अतिथि जो था वह जाग गया, और चोर की आशंका से, यानी कि उससे शक हो गया कि यह कोई चोर है, और वह तम अनु अधावत, वह उसके पीछे दौड़ा। इसे अगर तोड़ेंगे तो होगा तम अनु अधावत, उसके पीछे, यानी कि चोर के पीछे दौड़ा और उसे पकड़ लिया। अगृह्णाच्च, उसे पकड़ लिया। परम विचित्रम अघटत, लेकिन विचित्र घटना हो गई। क्या हो गई? चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम आरभत चौरो अयम इति। जब उस अतिथि ने उस चोर को पकड़ लिया तभी एक विचित्र घटना घटी। वह चोर ही ऊंचे स्वर में चिल्लाना आरंभ कर दिया। क्रोशितुम आरभत, क्रोशितुम यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है। जोर जोर से चिल्लाना आरंभ कर दिया। क्या चिल्लाने लगा? चौरो अयम, यह चोर है, यह चोर है, इस तरह से वह चिल्लाने लगा। तस्य तार स्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहाद् निष्क्रम्य तत्र आगच्छन्। और उसकी तेज आवाज से, तार स्वरेण यानी कि ऊंचे आवाज से, प्रबुद्धा ग्रामवासिना, जगे हुए ग्रामवासी अपने घर से निकलकर, निष्क्रम्य, यहाँ पर भी लेप प्रत्यय है, निकलकर, तत्र आगच्छन्, वहाँ पर आ गए। बराकम अतिथिम एव च चौरम मत्वा अभर्त्सयन्, और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसकी निंदा करने लगे। वराकम का अर्थ होता है बेचारा। अतिथिम एव, इसको अगर तोड़ेंगे बच्चों तो होगा वराकम अतिथिम एव, यानी कि उस बेचारे चोर को, ये अतिथि को ही चोर मानकर उसकी निंदा करने लगे। मत्वा यहाँ पर त्वा प्रत्यय है। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौरा आसीत्, जबकि गांव का आरक्षी ही चोर था, जो रखवाला था वही चोर था। तत्क्षणम् एव रक्षा पुरुषः तम अतिथिं चौरो अयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत्। तत्क्षणम् एव, और उसी क्षण, उसी समय, रक्षा पुरुष यानी कि सिपाही उस अतिथि को यह चोर है ऐसा मानकर, प्रख्याप्य यहाँ पर लेप प्रत्यय है, ऐसा मानकर उसे कारागृह में डाल दिया। अग्रिमे दिने सा आरक्षी चौरे अभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। और दूसरे दिन वह आरक्षी चोर के मुकदमे में उसे न्यायालय में ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्रः उभाभ्याम
पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। और जो न्यायाधीश था बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने दोनों का अलग अलग विवरण सुना, यानी कि दोनों पक्षों को अलग अलग सुना। श्रुतवान। सर्वं वृत्तम अवगत्य सा तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम च दोषभाजनम। और सारा वृत्तांत सुनकर और समझकर, अवगत्य यहाँ पर लय प्रत्यय है, इसका अर्थ हुआ समझकर, सारा वृत्तांत समझकर उसे यानी कि उस अतिथि को निर्दोष माना और आरक्षी को ही दोषी माना। किंतु प्रमाण अभावात् सा निर्णेतुं न अशक्नोत। लेकिन प्रमाण के अभाव में, गवाह के अभाव में वह निर्णय नहीं ले सके। यानी कि जो न्यायाधीश थे वे समझ तो गए कि जिसे चोर कहा जा रहा है वह निर्दोष है और वह जो रखवाला है गांव का वही चोर है, वही दोषी है, लेकिन कोई प्रमाण नहीं था, कोई गवाह नहीं था। तो उसी के अभाव के कारण वे निर्णय नहीं कर सके। ततो असौ तव अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। तब उसके बाद उन्होंने उन दोनों को अगले दिन आने का, यानी कि न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दे दिया। अन्येदिहु तव न्यायालये स्वस्वपक्षं पुनः स्थापितवन्तौ। और अगले दिन वे दोनों न्यायालय में अपना अपना पक्ष पुनः रखे, फिर से अपना अपना पक्ष उन दोनों ने रखा। तदैव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य न्यावेदयत् यत्। तदैव यानी कि तभी वहाँ का कोई कर्मचारी, तत्रत्यः वहाँ का कोई कर्मचारी समागत्य उस पास में आया और आकर निवेदन किया कि यत् इतः क्रोशद्वय अंतराले कश्चित् जनः केन अपि हतः। वहाँ पर कोई कर्मचारी आया और पास में आकर समागत्य, यहाँ पर लय प्रत्यय है, आकर निवेदन किया कि यहाँ से इतः क्रोशद्वय अंतराल, यहाँ से 2 कोश की दूरी पर किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी है, यानी कि कोई व्यक्ति मारा गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते। और उसका मृत शरीर यानी कि उसका शव राजमार्ग के निकट पड़ा हुआ है। आदिश्यताम किम करणीयम इति। आदेश दीजिए कि क्या करना चाहिए। वह व्यक्ति पूछता है कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर किसी ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी है और उसका शरीर जो है वह राजमार्ग पर पड़ा हुआ है, तो बताइए कि अभी क्या करना है। न्यायाधीशः आरक्षिणम् अभियुक्तं च तं शवं न्यायालये आनेतुम् आदिष्टवान्। न्यायाधीश ने उस आरक्षी और वह अभियुक्त दोनों से कहा कि उस शव को न्यायालय में ले आए, यानी कि लाने के लिए आदेश दिया। आने तुम आदिष्टवान, आने तुम यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है, लाने का आदेश दिया। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम। और आदेश प्राप्त करके वे दोनों चल दिए। उभव का अर्थ होता है दोनों। कौन दोनों? वह आरक्षी और वह जो अभियुक्त था, जिसे अभियुक्त बनाया गया था, यानी कि वह अतिथि। उन दोनों के लिए यहाँ पर उभव पद आया है, आरक्षी के लिए और अभियुक्त के लिए। और प्राप्य, प्राप्य का अर्थ होता है प्राप्त करके, यहाँ पर लय प्रत्यय है। तो आदेश प्राप्त करके वह अभियुक्त और वह अतिथि दोनों चल दिया। तत्र उपेत्य काष्ठ पटले निहितं पट आच्छादितं देहं स्कंधेन वहन्तौ न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ। और तत्र उपेत्य, वहाँ पहुँचकर, उपेत्य यहाँ पर भी लय प्रत्यय है, इसे तोड़ेंगे तो होगा तत्र उपेत्य। वहाँ पहुँचकर काष्ठ पटले, लकड़ी के पटरे पर रखा हुआ, निहितम
पट आच्छादितम, कपड़े से ढका हुआ देह को कंधे पर ढोता हुआ, यानी कि कंधे पर उठाकर वे दोनों न्यायाधीश माने न्यायालय की ओर चल दिए। यानी कि वहाँ से उस लाश को उठाकर कंधे पर रखकर वे दोनों फिर से वहाँ पर आने लगे। आरक्षी सुपुष्ट देहा आसीत अभियुक्तश्च अतीव कृशकायः, और वह जो आरक्षी था वह बहुत ही हष्ट पुष्ट था, यानी कि शरीर से बहुत ही मजबूत था, लेकिन वह जो अभियुक्त था वह बहुत ही दुर्बल था। अतीव कृशकाय यानी कि दुर्बल शरीर वाला था। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, और शव के भार को कंधे पर ढोना उसके लिए बहुत ही दुष्कर था, बहुत ही कठिन था। सा भार वेदनया क्रंदति समा, वह भार की वेदना से, भार की पीड़ा से रो रहा था। यहाँ पर तृतीया विभक्ति है। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तम उवाचा, उसके क्रंदन को सुनकर, उसके रुदन को सुनकर, यानी कि जब वह रो रहा था तो उसे रोते हुए सुनकर, निशम्य यहाँ लैप प्रत्यय है, सुनकर मुदित आरक्षी, मुदित मतलब होता है प्रसन्न, वह प्रसन्न आरक्षी उससे कहता है तम उवाचा, रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणाद वारितः, अरे दुष्ट, उस दिन तुमने मुझे चोरी के बक्से को लेने से मना कर दिया था, रोक दिया था। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुङ्क्ष्वा, इस समय तुम अपनी करनी का फल भोगो। अस्मिन् चौर्य अभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इस समय तो तुम्हें चोरी के अपराध में 3 वर्ष का कारादंड मिलेगा। इति प्रोच्य उच्चै ही आहसत, और इतना कह के वह जोर से हंसने लगा। वह आरक्षी उस अभियुक्त से कहा कि उस दिन तुमने मुझे चोरी का बक्सा लेने से मना कर दिया था, रोक दिया था, इसलिए तुम इस समय अपनी करनी का फल भोगो। अब तो तुम्हें चोरी के अपराध में 3 वर्ष की सजा मिलेगी। और इतना कहकर वह जोर से हंसा। प्रोच्य कहकर, यहाँ पर भी लैप प्रत्यय है। यथा कथनचिद उभौ शवमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, और किसी तरह से वे दोनों, उभव वे दोनों यानी कि वह अभियुक्त और आरक्षी, वे दोनों शवम आनिया, किसी तरह से शव को लाकर किसी चबूतरे पर स्थापित कर दिए, यानी कि किसी चबूतरे पर रख दिए। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टौ, और न्यायाधीश ने फिर से घटना के विषय में कहने का आदेश दिया। दोनों को फिर से कहा कि अपना अपना पक्ष रखो, घटना के विषय में बताओ। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यम अघटत, जब आरक्षी अपना पक्ष रखता है, कहता है, उसी समय एक आश्चर्यजनक घटना होती है। स शवः प्रावारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान, वह शव अपने ढके हुए कपड़े को हटाकर, प्रावारकम अपसार्य, हटाकर, अपसार्य यहाँ पर भी लैप प्रत्यय है, और न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश को प्रणाम करके, यहाँ भी लैप प्रत्यय है। निवेदन किया, निवेदितवान, जिस समय वह आरक्षी अपना पक्ष रख रहा था, न्यायालय में बोल रहा था, उसी समय वह जो लाश जो उन लोगों ने लाकर वहाँ रखा था, वह लाश अपने कपड़े के ऊपर ढका हुआ जो था चादर, उसे हटा दिया और हटाकर उठ गया। उठकर न्यायाधीश को प्रणाम किया। अभिवादन करने के बाद उसने कहा, मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि जद उक्तम तद वर्णयामि, वह कहता है कि हे मान्यवर, इस आरक्षी के द्वारा
मार्ग में, अध्वनि का अर्थ होता है मार्गे, मार्ग में जो कहा गया है यद उक्तम वह मैं आपको कह रहा हूँ। त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणाद वारितः, तुमने मुझे चोरी का बक्सा लेने से मना किया था। अतः निज कृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व, इसलिए अब तुम अपनी करनी का फल भोगो। अस्मिन् चौर्य अभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडं लप्स्यसे इति, अब तुम्हें चोरी के अपराध में 3 वर्ष का कारागार मिलेगा, 3 वर्ष की सजा मिलेगी, ऐसा इसने कहा। वह शव उठ करके सारी बात बता दिया। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान, और फिर न्यायाधीश आरक्षी को कारादंड का आदेश देकर, है ना, आदिश्य यहाँ पर भी लेप प्रत्यय है, आदेश देकर तम जनम उसे, यानी कि जो अभियुक्त था, ससम्मान मुक्तवान, उसे ससम्मान सम्मान पूर्वक मुक्त कर दिया। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है दुष्कराणपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिं युक्तिं समालम्ब्य लीलयैव प्रकुर्वते, अर्थात जो मति वैभवशाली लोग होते हैं, यानी कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जिनके पास बुद्धि बल होता है, बुद्धि चातुर्य होती है, वे लोग अपने नीति और युक्ति का सहारा लेकर, समालंब्या यहाँ पर लेप प्रत्यय है, नीति और युक्ति का सहारा लेकर कठिन कार्य को भी, दुष्कराणि अपि कर्माणि, कठिन कार्य को भी लीलया एव प्रकुर्वते, यानी कि खेल खेल में ही कर देते हैं, कठिन कार्य का समाधान भी सरलता पूर्वक कर देते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो वैभवशाली लोग होते हैं, मति से जो वैभवशाली लोग होते हैं, बुद्धि से, वैसे लोग कठिन कार्य को भी अपनी नीति और युक्ति के बल पर बहुत ही सरलता से सुलझा लेते हैं, जैसा कि न्यायाधीश ने इस कहानी में किया। उनके पास कोई गवाह नहीं था, चूँकि न्यायाधीश को पता चल गया था कि जिसे अभियुक्त बनाया गया है वह निर्दोष है, और जो आरक्षी है, जो गांव का रखवाला है, वही चोर है, लेकिन कोई प्रमाण नहीं था, कोई गवाह नहीं था, इसलिए निर्णय करना बहुत ही कठिन हो रहा था। तब न्यायाधीश ने एक चाल चली, उसने एक नकली शव का निर्माण किया, और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि नकली शव के आधार पर ही सच्चाई का पता चल गया और दोषी पकड़ा गया और निर्दोष जो है वह बच गया। तो यही जो नकली शव था बच्चों, यही जो है विचित्र साक्षी, इसी को कहा गया है विचित्र साक्षी। तो यहाँ पर न्यायाधीश के बुद्धि कौशल को ही दिखाया गया है। तो आशा है बच्चों आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। तब तक आप लोग कहानी को अच्छी तरह से पढ़ें और स्वयं इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।